हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ दो ऐसे शेयर्स डिस्कस करने वाला हूं जो मैं नियर टर्म में ख़रीदने वाला हूं लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है कि फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इन दोनों कंपनीज़ में। इनफैक्ट एक कंपनी में तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आज मैंने किया है, बट मैं आने वाले दिनों में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो सबसे पहले मिस्टेक्स की बात करते हैं, जो मिस्टेक मैं भी कर चुका हूँ और काफ़ी और लोग भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेयर खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज उसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है। अभी जैसे प्रेजेंटली अगर ऐसा ही होता तो अभी पेटीएम एंड नायका में बहुत ज़्यादा परचेजिंग देखने को मिलती, और काफ़ी लोग अभी बाय भी करना चाह रहे हैं पेटीएम नायका जस्ट बिकॉज कि पेटीएम 2000 लेवल से ऑलमोस्ट 800 लेवल पे आ गया है, नायका ऑलमोस्ट 2500 से 1300 पे आ गया है। बट फ्रैंकली ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि शेयर इतना गिर चुका है तो और नहीं गिरेगा। आप ये मत सोचिए शेयर कितना गिर चुका है, आप प्रेजेंट वैल्यूएशन को देखिए कि अभी जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई करती है या नहीं ये प्राइस को। फ्यूचर पोटेंशियल बहुत है इन दोनों कंपनीज़ में, बिजनेस मॉडल भी अच्छे हैं। पर्सनली पेटीएम को लेकर मैं एकदम भी बुलिश नहीं हूँ। हाँ, नायका मुझे कंपनी अच्छी लगती है, बट करंट वैल्यूएशन के हिसाब से भी नायका को मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा हूँ उस लेवल पे भी। हाँ, पेटीएम तो घटिया फालतू स्टॉक है, उसको कुछ नहीं, आई मीन इसका बिजनेस मॉडल क्या है, आगे वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा, कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा, मुझे नहीं पता। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती पेटीएम के बारे में तो मैं सोचूंगा भी नहीं। नायका बिजनेस मॉडल अच्छा है, काफ़ी टारगेटेड एरिया है कस्टमर्स का, मार्केट्स का। बट अगेन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकती है फ्यूचर में। जो एंट्री बैरियर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, एंड अभी जो वैल्यूएशन कमांड कर रहा है वो बहुत हाई है, तो अभी भी इस लेवल पे मैं नायका पर्सनली नहीं ले रहा। हाँ, और एक और मिस्टेक जो अपने रेगुलरली करते हैं, जस्ट बिकॉज शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है अपने सेल कर देते हैं। इसमें दो एग्जांपल है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और ग्लोबल स्पिरिट। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसे 840 पे आया तो मैं सेल कर दिया, बट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को 240 से 840 का प्राइस बहुत जल्दी देखने को मिल गया। मैं इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि हद से ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था स्टॉक। फ्यूचर पोटेंशियल अभी भी बहुत ज़्यादा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में, बट मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था प्राइसिंग को लेकर, इस वजह से। बट जैसे ही मुझे वैल्यूएशन फिर से अट्रैक्टिव लगने लगेगी, फिर से इस कंपनी में एंटर कर लूँगा मैं। नेक्स्ट स्टॉक जो ग्लोबल स्पिरिट, ये शेयर भी मेरे लिए ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया था एक समय। 425 पे लिया था एंड 1700 हो गया था, बट उसके बावजूद मैंने सेल नहीं किया। अभी शायद 1200 समथिंग चल रहा है, बट अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। लास्ट क्वार्टर में कुछ ऑपरेशंस को लेकर डिस्क्रप्शंस थे, उसकी वजह से शेयर कंपनी के जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं इतने अच्छे नहीं हुए। बट ये कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है एंड फ्यूचर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, तो इस वजह से मैं सेल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कब ये वापस इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी एंड कब शेयर प्राइस राइज करने लगेगा। फ्रैंकली मैं बाय सेल में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता कि भैया अभी जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि प्राइस बढ़ गया बेच दो, फिर कम आएगा तो ख़रीद लेना। बट बोलना आसान है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कब प्राइस कब तक गिरेगा, कब बढ़ने लगेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वाली स्ट्रैटेजी अवॉइड करिए। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, वो शेयर्स अलग होते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, मैं भी वो करता हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो शेयर्स रख रखे हैं उनको मैं हाथ नहीं लगाता जनरली, अनटिल अनलेस फंडामेंटल्स चेंज हो जाए, फ्रॉड एलिगेशंस लग जाए मैनेजमेंट पे, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लगने लगे। हाँ, तो चलिए ब्रॉडर मार्केट्स की बात करते हैं। आज आप निफ्टी 0.4% ही डाउन था, निफ्टी 50। बट निफ्टी मिड कैप 100 आप देख सकते हैं 1.24% डाउन था। निफ्टी स्मॉल कैप 100 2.73% डाउन था। तो इसी वजह से अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत, आप सिर्फ पोर्टफोलियो निफ्टी से कंपेयर मत करिए, निफ्टी 50 से, आप मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखिए कि उसमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो ठीक है, पूरा मार्केट ही गिर रहा है तो कोई खास बात नहीं है। तो सिर्फ निफ्टी 50 में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, टॉप 50 कंपनीज। तो उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर मत करिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफ़ी हैं तो आप निफ्टी मिड कैप 100 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी चेक करिए।
उसके बाद एफ और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हैं। एफ ने अगेन आज 2500 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। डी ने 1900 करोड़ की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही ख़राब था, 328। ये एनएससी का है। 328 शेयर्स के अगेंस्ट में 1847 शेयर्स डिक्लाइन हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी वजह से शायद आपके पोर्टफोलियो में भी बहुत ज़्यादा आज प्रेशर देखने को मिला होगा, बट ये काफ़ी दिन से यही स्टोरी चल रही है, तो मैं पैनिक नहीं कर रहा पर्सनली। ठीक है, प्रॉफिट्स काफ़ी मेरे भी कम हो रहे हैं, बट अगेन मेरा टाइम होराइजन जो है 2 3 4 साल 5 साल है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली इम्पैक्ट है, बट अगेन जब प्राइस राइज करने लगेंगे, शेयर मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इतना रैपिडली ग्रो करेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो काफ़ी अच्छे शेयर्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट अगेन अभी इस सिनेरियो में एक्यूमुलेट करने का मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो में या फिर आप जो शेयर ले रहे हैं वो उसमें आपको और 5%, 10%, 20% और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप उसको देख के बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप अवॉइड करिए, एंड डेली पोर्टफोलियो मत चेक करिए। आराम से आप 2 3 साल के लिए छोड़ दीजिए। अगर अच्छी कंपनीज है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, देखिएगा आपको पोर्टफोलियो 2 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा। तो चलिए, पहली कंपनी जिसको मैं बहुत दिन से रडार पे है, बट मैं अभी तक इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था। मुझे एक तो कोविड की वजह से ऐसे लग रहा था कि लॉजिस्टिक कंपनी है, काफ़ी डिसरप्शंस आ सकते हैं ऑपरेशंस में, तो इस वजह से मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। बट कंपनी बहुत बहुत अच्छी है, टॉप लॉजिस्टिक कंपनी इन इंडिया है, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट के लास्ट बजट में भी लॉजिस्टिक्स पे काफ़ी फोकस है। एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन बहुत रैपिडली हो रही है और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ऑल कार्गो जैसी कंपनीज जो हैं उनके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनीज किसी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, तो वो ऑल कार्गो इंडस्ट्रीज जैसी को कांटेक्ट करती हैं एंड बोलती हैं कि भैया मेरा इतना माल है, मेरे को फॉरेन में बेचना है या फिर भेजना है इस कस्टमर तक। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ये कंपनी हैंडल कर सकती है। मुझे लगता है इस सेक्टर में, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, तो मुझे लगता है इस कंपनी की डिमांड बहुत रहने वाली है। ऑलरेडी 160+ कंट्रीज़ में ये कैटर करती है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस हैं इसके। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई माल सपोज फॉरेन से इंडिया में ही आ रहा है, तो वो शिप के थ्रू आ रहा है। उसके बाद जो कार्गो जो अनलोड होता है, उसके बाद अनलोड होने के बाद ट्रक्स में या ट्रेन्स में नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भेजना, तो उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं, जिसमें अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस होते हैं कि भैया पहले शिप से, उसके बाद रोड से, मे बी उसके बाद फिर छोटे स्मॉल व्हीकल्स से, तो उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं। उसके बाद पैन इंडिया में इसके कंटेनर फ्राइट स्टेशंस भी हैं, वेयर हाउसिंग में अच्छा काम कर रही है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, इसकी 3 ग्रुप कंपनीज हैं, ECU वर्ल्ड वाइड, गति एंड अवश्य CCI। अभी इसमें रिसेंटली डीमर्जर भी अनाउंस हुआ है दिसंबर में ही। ये बेसिकली अपने कंटेनर फ्राइट स्टेशन इनलैंड कंटेनर डिपो बिजनेस को डीमर्ज कर रही है ऑल कार्गो टर्मिनल्स में, और इक्विपमेंट रेंटल, लॉजिस्टिक्स पार्क्स एंड अदर रियल एस्टेट एसेट्स जो है उनके लिए ट्रांस इंडिया रियलिटी एंड लॉजिस्टिक्स पार्क्स लिमिटेड, बेसिकली ट्रांस इंडिया एक कंपनी होगी। तो बेसिकली 3 कंपनीज बनेंगे डीमर्ज होके। एक तो ऑल कार्गो जो इसकी ओरिजिनल पेरेंट कंपनी है, सेकेंड ऑल कार्गो टर्मिनल्स, एंड तीसरी ट्रांस इंडिया। तो चलिए अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नंबर देखते हैं। सेल्स अगर आप देखेंगे तो मार्च 2019 में 1727 करोड़ की थी, जो ऑलमोस्ट रेगुलरली इंक्रीज दिखा रही है। तो दिसंबर 2021 में आप देखिए 5869 करोड़ की हो गई है, ऑलमोस्ट इनफैक्ट 3 टाइम्स से भी ज़्यादा। आप ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया है। नेट प्रॉफिट देखिए, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स हो गया है। EPS आप देखिए, ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स हो गया है, या 4 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कंपनी बहुत बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। उसके बाद ईयरली रिजल्ट देखते हैं। 2009 से दिसंबर 2009 में 2050 करोड़ से मार्च 2021 में 10,498 करोड़, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ईयरली सेल्स। ऐसे ही नेट प्रॉफिट देखने बनता है। नेट प्रॉफिट अभी शायद कोविड की वजह से ऑपरेशंस वगैरह काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे, एंड
एक्सपेंसेस बढ़े थे तो नेट प्रॉफिट उतना रैपिडली ग्रो नहीं किया है। ईपीएस भी लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। बट जो अभी रिसेंट जो रिज़ल्ट रहा है वो कंपनी का, रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसमें कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। तो मैं पर्सनली रिसेंट परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कंपेयर टू जो ईयरली रिजल्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा पीछे के। उसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, अगेन टोटल एसेट्स 1500 करोड़ से 8500 करोड़ की हो गई है, और रिजर्व्स भी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। एक जो प्रॉब्लम लग रही है थोड़ी सी, बोरोइंग्स थोड़ी सी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1:1 हो गए हैं इक्विटी वर्सेस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। बट अगेन क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है तो इसको फंड्स चाहिए, और डेट भी इशू कर रही है कंपनी ताकि बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर सके। तो अगेन ये जो जिसमें हाई डेट कंपनीज होती हैं वो रिस्की ज़्यादा होती हैं, बट लीवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है जिसकी वजह से ईपीएस वगैरह में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो अगेन वही फंडा, वही हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न होगा। ज़रूरी नहीं है बट हाई रिस्क होता है तो हाई रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें अपने, ऑलमोस्ट 70% पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग फिक्स थी लास्ट 2 क्वार्टर्स में। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, 0.06% यहाँ पे एंड 0.03% यहाँ पे, बट वो नेग्लिजिबल है, इतना इम्पैक्ट नहीं करता। एफआईआईज़ की भी होल्डिंग डिसेंट थी। उसके बाद जून से सितंबर में थोड़ी कम हुई थी, बट अगेन सितंबर से दिसंबर में अगेन बढ़ गई। डीआईआईज़ की भी होल्डिंग काफ़ी कम हो गई थी जून से सितंबर में, बट अगेन वापस दिसंबर में थोड़ी सी बढ़ी है। तो ये एक कंफर्टिंग फैक्टर है क्योंकि डीआईआईज़ एंड एफआईआईज़ की होल्डिंग डिसेंट है कंपनी में। डीआईआईज़ की काफ़ी कम है बट एफआईआईज़ की मोर देन 10% होना एक पॉजिटिव फैक्टर है। फाइनेंशियल्स देखते हैं। मार्केट कैप इसका 8500 करोड़ का है, करंट प्राइस 345 है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 12.1 है। तो अगेन 12.1 एक काफ़ी रीजनेबल पी रेशियो है किसी भी सेक्टर, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद आज जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ये कंपनी मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, वर्धमान टेक्सटाइल्स। इसका आज मैंने 2570 को आप देख सकते हैं 1137 पे लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया था 2570 पे। उसके बाद मैं रात भर सोया नहीं था, काम कर रहा था, तो फिर मैं सो गया था। जब उठ के देखा तो ऑलमोस्ट 32 क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट हो पाई, 28 एग्जीक्यूट नहीं हुई। और मैंने प्राइस देखा, इसका एंडिंग प्राइस भी इसी के आसपास था, 2570 के आसपास ही। तो शायद मैं जग रहा होता तो 2-3 रुपये और बढ़ा के बाकी 28 भी एग्जीक्यूट हो जाते। बट ठीक है, कोई नहीं, अभी मार्केट्स प्रेशर में है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऐसा हड़बड़ करके बाय करना ज़रूरी नहीं है। नो, इस कंपनी में, वर्धमान टेक्सटाइल्स में, मेरा जो टारगेट है वो अराउंड 250 to 300 शेयर्स लेने हैं मेरे को इसमें। तो आराम से मैं धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में, क्योंकि जो मार्केट कंडीशंस हैं अभी, कभी भी कोई भी शेयर कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग हो या फाइनेंशियल कितने ही अच्छे हों या दिसंबर में रिजल्ट्स कितने ही अच्छे आए हों, वो कभी भी टूट सकता है अभी। तो मैं पर्सनली लमसम इन्वेस्टमेंट करता था शुरू में, लेकिन अभी रिसेंट जो मार्केट कंडीशंस है उसको देख के स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा, रिस्क कम हो जाता है। तो अभी मैं भी कुछ शेयर्स कल बाय करूँगा एंड आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट देख के अगर कुछ और गिरता है मे बी 3-4-5% तो और ज़्यादा बाय कर लूँगा, और हल्का फुल्का बढ़ता है भी है तो भी मैं कुछ और शेयर्स इसमें ऐड करूँगा। और ऑल कार्गो में मैं अभी प्रेजेंटली इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहा था, तो अभी मैं ऑल कार्गो में अगेन मार्केट कंडीशंस को देखते हुए डिसाइड करूँगा। अगर और ज़्यादा कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है स्पेसिफिकली रशिया और यूक्रेन को लेकर, तो मैं शायद 1-2 दिन में ही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा के धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूँगा, क्योंकि करंट प्राइस मुझे काफ़ी जस्टिफाइड लगता है ऑल कार्गो में भी। बट अगेन मार्केट कंडीशंस, अभी जितनी भी कंपनीज़ हैं सब मार्केट कंडीशंस के ऊपर चल रही हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हल्का फुल्का लॉस अगर मेरे पोर्टफोलियो में दिखाता भी है कोई भी अच्छा शेयर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड करूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एंट्री प्राइस जो है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लेके ट्राई करें तो एंट्री प्राइस अच्छी रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में अभी एंट्री मत करिए, क्योंकि फ्यूचर अभी ओवर वैल्यूड कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा बीटिंग मिल रही है।
चलिए इसी बात पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।